संध्या और मनोज जानकी के दो रतन थे। दोनों भाई बहनों का बचपन एक साथ खेलकर इतना हंसी खुशी बीत रहा था कि दोनों को कभी अपने बाहरी किसी दोस्त की कमी महसूस ही नहीं हुई। दोनों हमेशा एक दूसरे को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। और जानकी की लाडली औलाद अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन जैसे ही दोनों बड़े होते उससे पहले ही दोनों की माँ जानकी की मौत हो गई और घर में बची बस दोनों की ताई सावित्री। सावित्री को हमेशा लड़का लड़की में फर्क करना ही आता था, इसलिए वो मनोज को भर पेट खाना देती थी। और जब बारी आती थी संध्या के खाना खाने की तो गाय के हिस्से वाली रोटी ही उसके लिए छोड़ती थी। कोई बात नहीं संध्या, गाय भी तो हमारी माता ही है। माता के हिस्से की रोटी खाकर तो मैं खुद को अपनी माँ के करीब ही पाऊंगी ना। पर माँ तू देख रही है ना, ताई जी भैया को तो तरह तरह का खाना बनाकर खिलाती है, पर जैसे ही मैं जाती हूँ तो चीजें छिपा लेती हैं। सावित्री की खुद की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो मनोज पर अपनी जान छिड़कती थी और मनोज अपनी बहन संध्या पर जान छिड़कता था। सावित्री जब भी उसे कुछ अच्छा खाने को देती तो मनोज संध्या के लिए बचाकर छिपा देता था। संध्या तू भूखी होगी ना, ले ताई ने खीर बनाई है, तू खा ले। पर भैया आप क्या खाएंगे? मैं तो तुझे खाता देखूंगा। मेरी बहन खाएगी तो मेरा पेट तो भर ही जाएगा ना। दोनों भाई बहन सावित्री की लाख कोशिश पर भी दूर नहीं हो रहे थे और एक दिन मनोज को अपनी चीजें संध्या के साथ बांटते हुए सावित्री देख लेती है और वो मनोज पर बहुत गुस्सा करती है। आज ये तुझसे रोटी बांट रही है, कल देखना इस दौलत में भी हिस्सा मांगेगी। बहनें ऐसी ही होती हैं। बेटा तू भोला है, तू ना समझ है, इसे उतना ही दे जितना इसका हक है और तेरी चीजों पर इसका कोई हक नहीं है। लड़कियां तो होती ही हैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए और अब समय आ गया है इसे भी पराया कर दिया जाए। और 18 साल की कच्ची उम्र में ही एक शराबी के साथ संध्या की शादी तय कर दी गई। उस समय न मनोज को समझ थी न ही संध्या को, और संध्या शराबी के साथ विदा कर दी गई। दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले लगकर खूब रोए थे, मगर सावित्री बड़ी खुश थी कि अब मनोज ही उसकी औलाद बनकर रहेगा और उसका बुढ़ापा सुधर जाएगा। मगर कहते हैं ना, बुरे कर्म हवा में उड़ तो सकते हैं लेकिन पानी पर तैर नहीं सकते, और उसी तरह सावित्री के कर्म भी उसे डुबोने ही वाले थे। इतना बड़ा बोझ छाती पर से चला गया, अब राहत है, वरना तो उस जानकी ने मरते हुए ये पहाड़ जैसी भारी जवान छोकरी को मेरे माथे पर पटक दिया था, पर अब मैं जीऊंगी चैन की सांस। सावित्री खुशी खुशी नींद लेती है। एक तरफ संध्या अपने शराबी पति के साथ विदा होकर मातम मना रही थी, तो दूसरी तरफ मनोज अपनी बहन से बिछड़ने के गम में मायूस था, लेकिन खुश थी तो सिर्फ सावित्री। लेकिन कब तक? अगली सुबह होती है। आज सूरज के उगने पर भी देर तक जब सावित्री नहीं उठती तो नौकर उसे उठाने आ जाता है, तो देखता है सावित्री मुस्कुराते हुए बिस्तर में अभी तक सो ही रही है। अरे राजू, क्या हुआ? ताई जी उठेंगी नहीं क्या? ज्यादा इंतजार करने पर जब वो सावित्री को हिलाते हैं तो उनको पता चलता है कि सावित्री के तो प्राण पखेरु नींद में ही उड़ गए थे। बेचारी सावित्री उस खुशी को ठीक से जी भी नहीं पाई और नींद में ही टपक गई थी। बेचारा मनोज एक ही रात में बहन विदा हो गई और ताई टपक गई थी। शायद अब सब ठीक हो सकता था, लेकिन नहीं, कहानी अब अलग ही मोड़ लेकर आगे बढ़ती है। मनोज फैमिली बिजनेस को बढ़ा रहा था और उधर संध्या अपने शराबी पति से रोज पिटने लगी थी, लेकिन ना कभी संध्या ने मनोज से कोई शिकायत करी, ना मनोज ने कभी संध्या का हालचाल पूछा। और फिर मनोज ने भी शादी कर ली, लेकिन उसने शादी में संध्या को नहीं बुलाया। जी, आपने अपनी बहन को हमारी शादी में क्यों नहीं बुलाया? साधना, क्या बुलाता मैं उस बहन को जिसका पति इतना बड़ा शराबी है कि वो अगर आता तो शराबी जीजा तमाशा करता हुआ कैसा लगता। और धीरे धीरे संध्या का परिवार मनोज के परिवार से कटता चला गया, लेकिन संध्या तो अपने भाई की खैरियत रोज ईश्वर से मांगती थी, और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। संध्या गोद में अपनी बेटी छवि को खिलाते हुए अपने ससुराल के आंगन में बैठकर सिलाई कर रही थी कि तभी उसे एक फोन आता है। संध्या ने छवि को फर्श पर लिटाया और फोन उठाने गई। संध्या, तेरा पति ट्रक से कुचलकर मर गया है। संध्या के हाथ से फोन छूट गया था। वो बस फर्श पर लेटी उस कुछ महीने की बच्ची को देखकर हैरान थी कि बिना बाप के अब वो उसे कैसे पालेगी। जैसे भी था, कहने को तेरे पास तेरा बाप तो था मेरी बच्ची, अब वो भी चला गया, सब कुछ चला गया।
और पति के मरने के बाद संध्या के ससुराल वालों ने भी उसे उल्टा अपशगुनी कहकर घर से निकाल दिया था। संध्या के पास अपने भाई के पास लौट कर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन तब भी वो मुश्किल रास्ता चुनकर कच्ची बस्ती के चौल में जाकर अपनी नई संघर्ष वाली जिंदगी चुनती है और अपनी बेटी को पालने के लिए घर घर काम करने लगती है। संध्या की जिंदगी उतने ही कष्ट से चलती जा रही थी जितने मजे से मनोज की जिंदगी कट रही थी। मनोज और साधना के भी एक बेटा हुआ था। उसका पूरा परिवार खुश था। और फिर 6 साल बाद छवि गलियारे में खेल रही थी। घर के अंदर पसीने से लथपथ हुई उसकी माँ संध्या काम कर रही थी। वो बार बार छवि को पुकार रही थी, छवि, ओ छवि, इधर आ तो, मेरी मदद तो करा दे आकर। मगर तभी अचानक से सड़क पर से गुजर रही एक गाड़ी के पीछे छवि जोर जोर से दौड़ने लगती है। छवि नंगे पांव गाड़ी के पीछे चिल्लाते हुए भाग रही थी, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकती है। मामा, मामा, गाड़ी रोको तो मामा, मैं हूँ छवि, मामा। छवि के इतना चिल्लाने पर भी जब गाड़ी नहीं रुकती है तो छवि बेचारी रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। अरे रो क्यों रही हो? माँ, ये बड़े चक्कों वाली गाड़ी के अंदर बैठकर आवाज सुनाई नहीं देती है क्या? क्यों, क्या हुआ? कौन सी गाड़ी की बात कर रही है तू? माँ देखो ना, अभी सड़क पर से मामा की गाड़ी गुजर रही थी तो मैं उसके पीछे दौड़ी, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। क्यों माँ? संध्या अपनी बेटी की बात सुनकर उसे आंचल में छिपा लेती है और दिलासा देने लगती है। हाँ बिटिया, मामा ने जरूर तेरी पुकार नहीं सुनी होगी, वरना तो वो गाड़ी जरूर रोकते। मैं क्या बताऊं तुझे बिटिया, एक गरीब की आवाज कोई नहीं सुनता, चाहे वो खुद का ही सगा भाई क्यों ना हो। मेरे भाई के कानों पर अब अमीरी के पर्दे लग गए हैं और अब उस तक हमारी पुकार नहीं पहुंच सकती है। मनोज घर पहुंचकर कार से उतरता है और जोर से लात मार के गाड़ी का दरवाजा बंद करता है। उसे देखते ही नौकर वगैरह भागे भागे आते हैं। मनोज तिलमिलाया हुआ था। ए जी, आज इतना आग बबूला क्यों हो रहे हो जी? तुम तो ऑफिस गए थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? ऑफिस जा ही कहाँ पाया साधना, पंडित जी ने कहा था मीटिंग सफल होने के लिए आज पूरे रास्ते कुछ मनहूस मत देखना। और फिर क्या देखा जी आपने? अरे वही, अपनी बहन की बेटी छवि को। आज मेन सड़क पर ट्रैफिक था तो मैंने पास की चौल से रास्ता ले लिया और तभी वो अपनी फटीचर हालत में मेरी गाड़ी के पीछे पीछे मामा 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 करके दौड़ने लगी। अब बता, कोई बड़ा आदमी अगर मेरी कार में बैठा होता तो क्या समझता कि मनोज शंकर की भांजी इतनी फटीचर है। सारा मूड खराब हो गया और मैं तो आधे रास्ते से ही लौटकर वापस आ गया। उस मुई को भी अभी बाहर आना था। ए जी, आप थोड़ा जल्दी ही निकला करो ऑफिस के लिए, ताकि वो मनहूस कच्ची बस्ती से होकर ना जाना पड़े। लेकिन आज तो आपके साथ कोई नहीं था, कल को आप किसी के साथ हुए तो वो आपकी ही अपनी सगी बहन है, ये कैसे छिपाएंगे? मनोज ये सुनकर परेशान हो उठता है। मेरी कोई बहन नहीं है, मैंने सबको यही कह रखा है और मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि मेरी किसी पहचान वाले के सामने संध्या ना आए। खैर आप छोड़िए, आप क्यों अपना मूड खराब कर रहे हैं? मीटिंग नहीं हुई तो क्या, आज शाम का हमारा डिनर शर्मा जी के यहाँ है, ये तो ध्यान है ना तुमको? हाँ हाँ ध्यान है, पर तुमको ध्यान है कि नहीं कि तुम्हें आज वही कोल्हापुरी साड़ी पहननी है, एकदम हेमा मालिनी लगोगी। धत, मैं तैयार होने जाती हूँ। और साधना अपने कपड़ों की अलमारी खोलती है जहाँ इतनी साड़ियाँ थी कि अगर एक बार पहने तो 1 साल तक उसका नंबर ना आए। संध्या अपनी पुरानी पेटी हटाती है और उसे खोलकर एक गठरी में दबी पुरानी सी साड़ी निकालकर एक छोटे से कांच में खुद पर लगाकर देखती है और खुश हो जाती है। एक तरफ संध्या थी जिसके पास कम होने से भी और थोड़ा कम सुख था, और दूसरी तरफ मनोज और उसकी बीवी थी जिसके पास सब कुछ था। लेकिन अचानक से मनोज ने अपनी बहन से क्यों मुंह फेरा था, ये सवाल चौंकाने वाला ही था। भाभी से मिलूंगी तो ये साड़ी उनको दे दूंगी, सब में सबसे अच्छी यही साड़ी है, इसे संभाल कर रख देती हूँ। इतने आलीशान घर में रह रहे उस भाई की बहन संध्या उस फटीचर खाने की जिंदगी में आखिर कर क्या रही थी, और मनोज के पास सब होते हुए भी उसने कभी संध्या की मदद क्यों नहीं की? ये जानने के लिए देखिए आगे की पूरी कहानी हमारे साथ केवल काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।
मनोज और साधना शर्मा जी के यहाँ डिनर करने की तैयारी करने लगते हैं। तभी बबलू की जिद के चलते साधना मनोज को उसे भी अपने साथ ले जाना होता है और वहाँ मनोज के खास बिजनेस कलीग उनके लिए डिनर की व्यवस्था करके रखते हैं। एक बड़ी सी प्लेट पर महकता हुआ ढेर सारा खाना पड़ा था। मनोज और साधना बैठकर खाना खाने लगते हैं। शर्मा जी और उनकी बीवी उनकी खूब आवभगत करती हैं। तभी मनोज खाना खाते खाते रुक जाता है। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? कुछ नहीं, खाना कुछ अलग सा लग रहा है। ये खाना आपने कहाँ से मंगाया है? अहो जी, मंगाया क्यों जी, हमारी कुक है ना जी, उसने बनाया है। अजी बहुत बढ़िया खाना बनाती है जी, आज आपके वास्ते ही रोक रखे हैं उसको, वरना तो शाम को ही 6 बजे हाथ वाथ धोकर टाटा बाय बाय। वैसे बात क्या हुई जी? नहीं कुछ नहीं, वो बस माँ के हाथ के खाने की याद आ गई। सब ये सुनकर हंसते हैं। तभी बबलू टेबल पर ही कटोरी चम्मच से खेलने लगता है। ये देख साधना को बड़ा खराब लगता है और वो बबलू को आंख दिखाकर रोकती है। ना ना भाभी जी, बच्चों को धमकाते नहीं हैं। अब इन्हीं की तो उम्र रह गई है खेलने कूदने की। ये शोर नहीं करेंगे तो बताओ क्या आप जैसे हम तुम बूढ़े शोर करेंगे? हाँ जा पुत्र, तू हॉल में खेल ले। और बबलू खुश होकर उसके हॉल में उछल कूद करता हुआ खेलने लगता है। मनोज शर्मा जी से बिजनेस की बात भी बराबर कर रहा था कि तभी बबलू की जोर से चीखने की आवाज आती है। डैडी डैडी! क्या हुआ बेटा? डैडी मम्मी, वो अंकल के किचन में बुआ है वहाँ। मनोज ये सुनकर सकपका जाता है। तभी वो देखता है कि शर्मा जी के किचन की दीवार की ओर से संध्या बाहर झांक रही है और मनोज तुरंत बबलू को चुप रहने का इशारा कर देता है। वो जी, हमने हमारे बच्चों को संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि नौकर को कभी भी नौकर नहीं बुलाएं, बुआ और मामा करके ही बुलाएं ताकि उनको छोटा ना लगे। भाई वाह, मान गए भाभी जी, बच्चा तो आपका बहुत संस्कारी है। जी वो मैं हाथ धो आता हूँ। मनोज हाथ धोने के बहाने से रसोई के पास से गुजरता है तो संध्या उसकी ओर मुस्कुराकर उसे नमस्ते करती है। देखो, मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ काम करती हो, वरना मैं डिनर का प्लान बाहर ही रखता। ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है जो मेरी फैमिली के बारे में नहीं जानते। इनकी नजर में मैं एक बहुत ही इज्जतदार घर से हूँ और जब इनको पता चलेगा कि मेरी बहन एक नौकरानी है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। नहीं नहीं भैया, मैं इन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, आप फिक्र मत करो, मैं बस यहाँ मेड की तरह ही हूँ। मनोज संध्या का मुंह बंद करके जाता है और जब साधना मनोज खाना खाकर जाने लगते हैं तब, बबलू बेटा। हाँ बुआ जी। ये आपकी फेवरेट चॉकलेट कुकीज है, मैंने बनाई है, खा लेना। संध्या पैकेट उसे दे देती है और बबलू का सिर सहलाती है और बबलू संध्या का पाँव छूकर उसे थैंक यू बोलता है। शर्मा जी उसे हैरानी से देख रहे थे। अरे चॉकलेट कुकीज बबलू तो क्या, हम सबके भी फेवरेट हैं। एक बात कहनी होगी शर्मा जी, आपकी ये मेट खाना बड़ा ही अच्छा बनाती है, थैंक्स कुकीज के लिए। साधना बटुए से पैसे निकालकर संध्या के हाथ में थमाती है। अरे रखो, घर के नौकरों को बख्शीश तो मिलनी ही चाहिए। संध्या संकोचवश पैसे पकड़ लेती है। मेहमान सब चले जाते हैं पर शर्मा जी और उनकी बीवी तो बड़े ही खुश थे। दोनों मनोज के बारे में बात कर रहे थे और संध्या उनकी झूठी प्लेट उठाते हुए उनकी बातें सुन रही थी। मनोज जी का परिवार तो कितना सज्जन निकला। हाँ जी, देखो तो अपनी संध्या को भी नेक देकर गए हैं, वरना आजकल नौकरों का ध्यान किसे ही रहता है। अच्छा हुआ बेचारी की कमाई हो गई। मैं सोच रही हूँ कि आज का खाना जो बचा है वो भी उसे ही पैक कर दूं, आखिर उसकी भी एक छोटी बच्ची है घर में। हाँ हाँ एकदम सही है। अरे संध्या, सब्जी और चपाती बच रही है, वो तू पैक कर लेना। और आज तूने अच्छा किया मनोज जी के बच्चे के लिए कुकीज पैक करके, लेकिन आगे से ऐसे मनमानी मेरे किचन में फिर कभी मत करना। आजकल की नौकरानियों के भी ठाठ हैं, बताओ, शक्कर घी का भाव पता भी नहीं है और चल देती है कुकीज बनाने। जी मालकिन। संध्या नजर झुकाए अपनी मालकिन के ताने सुनते हुए काम कर रही थी। कितने नकली होते हैं ये लोग, जो अपने बराबर वालों के लिए तो जेब ढीली रखते हैं, मगर जहाँ बात घर के नौकर की आ जाए तो चिंदी पने पर उतर जाएंगे। संध्या सब सामान पैक करके अपने घर के लिए निकल जाती है। अब समझी आपको अपनी माँ के हाथ के खाने की याद क्यों आ रही थी इतनी। मैं तो सोच रही हूँ जी, आज अगर बबलू की हरकत की वजह से अगर शर्मा जी को पता चल जाता कि आपकी बहन वहाँ नौकरानी है तो। नहीं, मुझे इसी सोसाइटी में रहना है, ऐसे में मैं क्या करूं जो राज राज ही रहे। मनोज पूरी रात अपनी इस खोखली इज्जत को बनाए रखने का उपाय सोचता। संध्या उस रात अपने भाई भाभी और भतीजे को देखने से ही खुश थी। वो छवि को अपने हाथ से खाना खिलाकर उसे सुला रही थी। माँ, आज ये इतना खास खाना किस खुशी में?
आज मैं तुम्हारे मामा मामी से मिली ना, तो उन्होंने ही भेजा है ये खाना। क्या माँ, तुम मामा मामी से मिली? उन्होंने मेरे बारे में पूछा? बताओ ना माँ। हाँ पूछा ना, मामा ने तो सॉरी भी कहा कि सुबह वो जल्दी में थे तो अपनी छुटकी से मिल नहीं पाए थे, इसलिए इतना सारा स्वादिष्ट खाना भेजा, और ये भी कहा कि वो जल्दी हमसे मिलने आएंगे। छवि ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और सो जाती है। बेचारी संध्या एक झूठ के आधार पर इस छोटी सी बच्ची के लिए मामा मामी के उस पवित्र रिश्ते को जिंदा किए हुए थी, जो मनोज साधना अमीरी गरीबी में उलझकर कब का खत्म कर चुके थे। अगली सुबह होती है। रोज की तरह छवि अपनी माँ की मदद करने के लिए आंगन साफ करने में लगी थी और संध्या रसोड़े का काम कर रही थी कि तभी उसके कानों में छवि के चीखने की आवाज पड़ती है। माँ माँ माँ, ये देखो ना जल्दी। ओहो, तूफान ही पैदा करके खुला छोड़ दिया मैंने भी। मुझे तो कसम से तुझे बांध कर रखना चाहिए। अब क्या देख लिया गलियारे में? अरे बिटिया, हर बड़ी गाड़ी मामा की थोड़ी होती है। मिला लाऊंगी मामा से भी तुझे, अब काम भी कर ले। संध्या हाथ पोंछते हुए आंगन में आकर बड़बड़ा रही थी। तभी वो देखती है कि छवि चौखट की ओर इशारा कर रही थी। संध्या का ध्यान वहां जाता है तो वो देखती है कि वहां मनोज खड़ा था। मनोज संध्या की चौखट पर था। ये देख तो संध्या को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। छवि अपने मामा को देख खुशी से उछल पड़ती है। अक्सर अखबार में छपने वाली खबरें दिखाकर संध्या ने छवि को बता दिया था कि उसका मामा कैसा दिखता है। माँ, मामा आए हैं। अरे भैया, आप मेरे यहाँ आओ ना, अंदर आओ। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरा भाई मेरे यहाँ आया है। छवि जाकर मनोज के पांव लगती है और उसकी टांगों से लिपट जाती है, मगर मनोज छवि को दूर कर देता है। मनोज संध्या के घर के अंदर झांकता है तो आंगन में एक जंग लगा हैंडपंप था। पास खाट डली थी। पीछे बने कमरे की छत आधी झुक रही थी। कुल मिलाकर संध्या की हालत फटे हाल ही थी। ठीक है, खुश रहो तुम। वो मुझे मीटिंग में जाना है, कपड़े खराब हो जाएंगे। दूर से आशीर्वाद ले लो। बहन, क्या तुम बाहर आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। संध्या बाहर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि मनोज ने तो अपने मुंह पर रुमाल लगा रखा है। शायद वो इस गरीबी की बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कैसे रह लेती हो तुम इस तबेला बस्ती में संध्या? और कहाँ जाऊं भैया, जैसे सब रहते हैं वैसे ही रह लेती हूँ, और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। मनोज के पास संध्या की बात का जवाब नहीं था। ठीक है, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। सुनो, कल जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। तुम अगर ऐसे मेरे उठने बैठने वाले लोगों के घर जाकर कामकाज करोगी तो मेरा तो नाम ही खराब होगा ना। कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बहन एक रसोईया है, झाड़ू पोछा करती है। कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? संध्या जैसे ही ये सुनती है उसकी आंख भर आती है। आज सालों बाद मनोज ने अपनी बहन को याद किया था, और वो भी बस ये बात बताने के लिए कि उसे अपनी बहन के गरीब होने से शर्म आती है। भैया, पर मैं तो बस मेरी नौकरी कर रही थी। वो काम करके मेरे घर में राशन आता है, छोटी की फीस भरी जाती है, इस चौली का किराया जाता है। इस कोठरी का भी किराया है क्या? इसे तो हम हमारे नौकरों का बाथरूम भी ना बनाए। सही कहा भैया, पर सबकी किस्मत आपके नौकरों जैसी अच्छी नहीं है ना, तो इतना धनाढ्य मालिक उन्हें मिले। मेरे लिए तो जो है यही दुनिया है। इसे चलाने के लिए तो मुझे ये काम करना ही होगा। मैं तुम्हें ये काम करने से नहीं रोक रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा ही चुनाव है छोटी, तो जैसे चाहे वैसे रहो। मैं बस कह रहा हूँ कि ये बड़े लोगों के घरों में जाना बंद कर दो, क्योंकि मार्केट में एक बार इस बात को अगर हवा लग गई तो मेरी इज्जत की तो माटी हो जानी है। और ये बात एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक भाई अपनी बहन से कह रहा है कि प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। संध्या अपने भाई की इस विनती को सुनकर बौखला उठती है। वो रोते हुए हाथ जोड़ती है। नहीं भैया, आप विनती मत करिए। इतने सालों में पहली बार तो आपने मुझसे कुछ मांगा है। अब मैं इस चौली के बाहर काम करने के लिए कभी कदम तक नहीं रखूंगी, और किसी मोड़ पर अगर टकरा भी जाऊं तो आप मुझे पहचानने से इनकार कर देना कि आपकी कभी कोई बहन थी ही नहीं, और थी तो वो मर गई है उसी गरीबी के पहाड़ के नीचे को चलकर। मनोज अपनी नकली शान को बचाते हुए वहां से चला जाता है। माँ, आज तेरी बड़ी याद आ रही है माँ। तू अगर होती तो हम भाई बहनों में इतनी दूर। मनोज ने तो ऐलान कर दिया था कि मेरी गरीब बहन अमीरों के घर काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसके गरीब होने का सच सामने आ गया तो मनोज की झूठी शान ढह जाएगी। और संध्या अपनी बची खुची जवानी केवल चोल में ही बर्तन रगड़कर झाड़ू पोछा करके निकाल देती है।
धीरे धीरे छवि जवान हो जाती है। बेटी के जवान होने पर माँ को तो उसके ब्याह की चिंता सतानी ही थी। इतना धन तो जोड़ लिया है कि मैं अपनी बेटी को ब्याह सकूं। कल ही उसके लिए लड़का देखना शुरू करती हूँ। और संध्या लड़के वालों को बुला लेती है। छवि चाय लेकर आती है। उसका रूप रंग देखकर तो लड़के के मुंह में पानी आ ही गया था, मगर लड़के के लालची माँ बाप उसे चूटी काटकर इशारे से चुप करा रहे थे। तो यहाँ इस चौली में पली बड़ी है आपकी बेटी, फिर तो हमारे घर के तौर तरीके कहाँ ही सीख पाएगी बहन जी। सच बताऊं तो हमारे यहाँ नमस्ते प्रणाम से पहले सुबह उठकर गुड मॉर्निंग मदर इन लॉ, गुड मॉर्निंग फादर इन लॉ बोलने का ट्रेंड है। नहीं नहीं बहन जी, छवि पढ़ी लिखी अच्छी सभ्य लड़की है। मैं भी बहुत अच्छे घर से हूँ। ये तो हालातों की मार ने मुझे इस दलदल में आ पटका था और बस फिर मैं इसमें धंसती ही चली गई, निकल ही नहीं सकी। खैर आप लोग फिक्र मत करें, मेरी बिटिया फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना जानती है। मैं तो मैट्रिक पास रह गई, पर मैंने इसे एमए कराया है, वो भी अंग्रेजी में। बिटिया जरा इनसे अंग्रेजी में बात करके दिखा। हे पल, डू यू फील लाइक टू हैव टी और कॉफी? छवि की ऐसी फर्राटेदार अंग्रेजी सुनकर तो लड़का भी थूक निकल कर रह जाता है और फिर वो हाँ बोल देता है। वो सब तो ठीक है, एक तो लड़की का बाप नहीं है, फिर इस चौल की हालत देखकर भी हम ऐसे छोटे घर की लड़की को ब्याह कर ले जा रहे हैं। तो कुछ तो हमें बदले में आप गिफ्ट दोगे ही ना। एक ठुक बाइक अगर मिल जाती तो हमारा मुन्ना और आपकी मुन्नी दोनों खुश हो जाते। ये सुनकर संध्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बाइक? पर वो तो आजकल 1 लाख तक की आती है। नहीं नहीं, हमको तो 1.5 लाख से कम वाली नहीं चाहिए। अरे पापा, 1 लाख वाली भी आजकल ससुरी आवाज बहुत करती है। कम से कम 1.5 लाख डालो, तब जाकर बाइक का गला शांत होता है। तो बताइए होने वाली मम्मी जी, आप मुझे गिफ्ट करोगी ना या नहीं? लो जी, आपको तो हमारे बेटे ने मम्मी जी भी पुकार लिया। अब इतना क्या सोचना बहन जी, एक ही तो बेटी है। दिल खुला करके पैसे लगाइए और अब मुंह मीठा करिए, रिश्ता पक्का। संध्या दबाव में आकर मुस्कुराकर हाँ भर देती है, मगर छवि भी जानती थी कि उसकी माँ के पास पैसे नहीं है। महीने के 1000 भी पूरे ना कमा पाने वाली माँ आखिर इतने सालों में कितना ही जोड़ पाई होगी। वो लालची लोग तो चले जाते हैं, मगर संध्या के सीने पर बहुत भारी पत्थर छोड़कर चले जाते हैं। माँ तुम मना कर दो ना उस लालची परिवार को, मुझको करनी ही नहीं है शादी। उसको फटफटिया चाहिए ना, मैं अभी फोन करके उसकी रेल बनाती हूँ। छवि फोन नीचे रख, रिश्ता तो यही होगा। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ मत बन, समझी? इस सब का कैसे इंतजाम होगा मैं देखती हूँ, तू फिक्र मत कर। मैं तेरी शादी धूमधाम से करूंगी। पर माँ, वैसे तुम मामा से मदद क्यों नहीं ले लेती? इतने सालों में हमने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। अगर आज जरूरत पड़ी है तो वो जरूर समझेंगे ना, है ना? संध्या को छवि की बात कुछ हद तक ठीक लगती है और वो अगले दिन अपनी पेटी खोलती है और उसमें से जो सबसे अच्छी साड़ी होती है उसे भाभी के लिए पैक कर लेती है और भाई के लिए माँ की रेसिपी वाली मिठाई बनाती है। बबलू के लिए कुकीज बनाती है। बहुत खुश थी संध्या और खुद के पास जो सबसे सादा और अच्छा पहनने वाला था वो पहनकर निकल पड़ती है मनोज के घर की ओर। आज भाई भाभी को इतने सालों बाद देखूंगी तो दोनों कितना खुश होंगे। मुझे अजीब लगती हैं वो बहनें जो हर दूसरे दिन भाई के घर जाटा पड़ती हैं। अरे असली मजा तो परसों के बाद मिलने में आता है। रिश्तों की खुशबू पुराने नींबू के अचार की जैसी है, जितना पुराना उतना महकेगा। आ गया घर, पुकारती हूँ भाई को। भैया। संध्या मनोज के घर की दहलीज पर जा खड़ी होती है कि तभी वो देखती है कि घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। सूट बूट पहने हुए अच्छे हाई फाई नजर आ रहे थे। सबकी एक साथ नजर फटे हाल वाली उस सहमी सी खड़ी संध्या पर पड़ती है। मनोज जैसे ही संध्या को अपने घर में देखता है तो सफेद पड़ जाता है। अरे मनोज, ये कौन है जो तुमको भैया बुला रही है? शक्ल से तो कोई बेचारी लग रही है। वो हाँ साहब, बेचारी ही तो हूँ मैं। वो मैं कह रही थी साहब मेरे भाई जैसे हैं तो भैया कहकर ही बुलाऊं। साहब मैं काम की तलाश में हूँ, आप अगर यहाँ काम दे दें तो। हाँ, क्यों नहीं। साधना, इसे रसोई में बिठाओ, मैं वहीं आता हूँ। तुम्हारी जो भी दिक्कत होगी सब दूर हो जाएगी, फिक्र मत करो। अरे वाह, मनोज जी तो हैं ही ऐसे। ये तो किसी गैर को भी अपनी बहन मानकर उसकी मदद कर देते हैं। इनकी अगर खुद की बहन होती तो उसे तो ये हथेलियों पर रखते, हथेलियों पर राज करती। भाई ऐसा भाई पाकर वो बहन तो। आहो जी, एकदम सही कहा। इनके जैसा भाई नसीब वालों को मिलता है।
मनोज संध्या से आंखें चुरा रहा था। संध्या साधना के साथ रसोई में चली जाती है और नम आंखों से उसके पांव छूती है। अरे अरे संध्या, ये क्या? भाभी, कितने सालों बाद आप सबको देख रही हूँ। अब तो हमारा बदमाश भी बड़ा होकर होशियार हो गया होगा। देखो, मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ लाई हूँ। ये आपके लिए साड़ी, महंगी वाली नहीं है, पर मेरे पास सबसे अच्छी वाली यही थी। ये भैया के लिए मिठाई, माँ के स्वाद वाली एकदम, और ये बबलू के लिए उसकी पसंदीदा कुकीज। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है भाभी। साधना एक टक बस संध्या को सुने ही जा रही थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। भाभी, ज्यादा घुमाऊंगी नहीं। सीधी बात कहूँ तो मुझे भैया की मदद चाहिए। मैं अपनी छवि का रिश्ता तय कर रही हूँ। लड़के वाले मोटरसाइकिल मांग रहे हैं। मेरे पास इतना धन नहीं है। अगर कुछ मदद हो जाए तो मैं धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। हाँ संध्या, वो मैं मनोज। मेरे पास पैसे नहीं है। तुम यहाँ जैसे आई हो वैसे ही लौट जाना। और हाँ सुनो, पीछे के दरवाजे से जाना। वैसे ही मेरी इज्जत में 4 चांद लगा चुकी हो। अब मुझे बाकी के 4 और नहीं चाहिए। मनोज ने 1 मिनट भी नहीं लगाया था संध्या से मुंह फेरने में। संध्या की आखिरी उम्मीद भी छन्न करके टूट जाती है और वो जाते हुए मनोज के पास जाती है। कोई बात नहीं भैया, सबकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं। शायद आपके पास भी पैसे नहीं होंगे, पर हमारे बीच पैसों से बड़ी एक चीज है। संध्या ये कहकर एक गोल डिब्बा मनोज के हाथ में रखती है और बस मुस्कुरा देती है। जब मैं यहाँ से चली जाऊं ना, तभी खोलना इसे। और संध्या के जाने के बाद मनोज खिसियाकर डिब्बा साइड में फेंककर सोफे पर फैल जाता है। साधना को इस बार बहुत बुरा लगा था, पर वो किसकी साइड लेती। बेचारी बीवियां तो अक्सर पति के गलत में भी फंस जाती हैं। साधना संध्या की लाई साड़ी पहन लेती है और संध्या की लाई मिठाई प्लेट में रखकर मनोज के सामने रखती है। मनोज की नजर साधना की उस साड़ी पर पड़ती है और वो उसे देखकर हंस देता है। क्या बात है, तुम्हारी अलमारी से साड़ियाँ खत्म हो गई हैं क्या, जो तुम ये काम वाली टाइप की हल्की सी साड़ी पहनकर घूम रही हो? ऐसा ही समझ लो। चलो ये छोड़ो, आप मिठाई खाओ। अरे वाह, ये मिठाई तो बाजार से नहीं लाई थी। तुम्हें पता है ना ये मुझे कितनी पसंद है। और मनोज उसे उठाकर मुंह में जैसे ही डालता है, वो स्वाद की दुनिया में घूम जाता है। माँ, ऐसे लग रहा है जैसे माँ इसे बनाकर लाई हो। साधना, ये मिठाई कहाँ से आई? माँ ने भेजी है। क्या बकवास कर रही हो? माँ ने कैसे भेजी होगी? माँ को तो मरे जमाना बीत गया। हाँ तो समझ लो, माँ जैसी ही किसी ने बना कर लाई है। आप पहचानिए कौन होगा। वैसे भी बहुत कुछ भूल चुके हैं आप। अब आपको याद करना जरूरी है सब। संध्या ने? माँ जैसी बहन ही तो होती है, जो उतनी ही आत्मीयता से अपने भाई को प्यार कर सकती है जितनी आत्मीयता से माँ अपने बेटे को करती है। तुम्हारी बहन ने ही ये साड़ी मुझे दी है। पता है मनोज, आज मैंने क्या सीखा कि साड़ी का कपड़ा कैसा है, कितना महंगा, ये देखना जरूरी नहीं है, बल्कि कितने मन से वो साड़ी आपको दी गई है, ये ही उसकी कीमत तय करेगा। संध्या ने खुद कभी इतनी अच्छी साड़ी पहनी भी नहीं होगी जितनी अच्छी वो मेरे लिए संभाल कर रखे हुई थी। ये आज अचानक तुम कैसी बातें कर रही हो साधना? ये बातें मुझे बहुत पहले ही करनी चाहिए थी। मुझे दौलत और रिश्ते के तराजू में रिश्ते का पलड़ा पहले ही उठा देना चाहिए था। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ, संध्या की भाभी हूँ। 2 दूर हुए भाई बहन को जोड़ सकने वाली कड़ी मैं बन सकती थी, लेकिन विनाश काले उल्टी बुद्धि। मैं भी बड़ा छोटा अमीर गरीब का भोंपा बजाती रही। मनोज, जानते हो वो जो छोटी सी डिबिया संध्या आपको थमा कर गई है, उसमें क्या है? संध्या मनोज के सामने वो डिब्बी रखती है और मनोज कांपते हाथों से उसे खोलता है। जैसे ही वो उसे खोलता है, मनोज की आंखों से आंसू की धारा बह चलती है। संध्या उदास होकर घर लौटती है। छवि उसका इंतजार कर रही थी। माँ, क्या हुआ? मामा ने क्या बोला? वो तो इतने सालों बाद आपको देखकर खुश हो गए होंगे। बबलू कितना बड़ा हो गया माँ? छवि एक के बाद एक सवाल पूछ रही थी, मगर संध्या नजर झुकाए बस चौखट पर खड़ी रही। तब छवि उसका चेहरा ऊपर करती है और संध्या की रोती हुई आंखें देखती है। संध्या लड़खड़ाकर वहीं गिर जाती है और अपनी बेटी की गोद में सिर टिकाकर फूट फूट कर रोती है। रिश्ता कच्चा निकला छवि। हम भाई बहन के रिश्ते में अमीरी गरीबी जीत गई। सब खत्म हो गया आज। अब देखिए, जहाँ संध्या को लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, वहीं मनोज की आंखें अब खुल रही हैं। क्या वक्त रहते मनोज अपनी बहन के साथ इस संबंध को ठीक कर पाएगा? जानने के लिए देखिए कहानी का अंजाम, अमीर भाई वर्सेस गरीब बहन कहानी।
केवल काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। साधना मनोज के हाथ में वो काठ की डिब्बी रखती है जो वजन में बहुत हल्की थी, लेकिन जैसे ही मनोज हैरानी से उसे खोलता है उसके अंदर रखी हुई चीज बहुत भारी नजर आती है और मनोज की आंखों से आंसुओं की लंबी धारा बह चलती है। वो जमीन पर बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगता है। असल में डिब्बी के अंदर ढेर सारी राखियां थी, जो गिनती में तो 18 राखियां थी, लेकिन पिछले 18 सालों से मनोज ने संध्या की ओर मुड़कर भी नहीं देखा था। ये तो वही राखियां हैं मनोज जिनको तुम्हारी कलाई पर सजना था, मगर ऐशो आराम और झूठी शान के लोभ में मदमस्त तुम और मैं कभी इनकी कीमत जान ही नहीं सके। 18 साल, 18 राखियां। साधना, मैं कैसे अपनी छोटी से इतना बेरुखा हो गया था। ये तो वही छोटी है ना जो एक बार साइकिल से गिर गई थी तो मैं साइकिल वाले को पीटने चला गया था कि उसने ऐसी साइकिल क्यों तैयार करी कि मेरी बहन गिर गई। जब उसकी जरा सी यहाँ पर मैं दहल उठता था तो मैं उसके इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसे दुख पर उसके साथ क्यों नहीं जाकर खड़ा हुआ। इतना घटिया भाई कैसे हो सकता हूँ मैं? कैसे 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 मनोज खुद को ही थप्पड़ लगाना शुरू करता है। तभी साधना उसे संभालती है। ए जी, संभालो खुद को। माना कि हम दोनों से ही गलती हुई है, मगर इस गलती को सुधारा भी तो जा सकता है ना। आपकी बहन को आपकी जरूरत है, जाइए अपने भाई होने का फर्ज अदा कीजिए। नहीं साधना, नहीं। मैं किस मुंह से जाऊंगा अब संध्या के पास? माँ ने मरते हुए जो अपनी बहन का हाथ सौंपा था, मैंने तो उसे सालों पहले ही छोड़ दिया था। आज भी वो तो बस अपने भाई से एक छोटी सी मदद मांगने ही तो आई थी, 1 लाख की। अरे लाख रुपए तो मेरे तकिए के कोने में पड़े मिल जाए। आज उसका भाई शहर की सबसे बड़ी हस्ती है, उसके लिए लाख रुपए 100 रुपए बराबर है। तब भी वो ये तक नहीं कह सका कि बहन तू फिक्र मत कर, तेरा भाई बैठा है ना। नहीं साधना, नहीं, मैं अब उसका सामना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मगर भूल करके सुधारने वाला ही तो रिश्ता निभाना जानता है। देखो आपकी सूनी कलाई, ये राखियां आपको पुकार रही हैं। जाइए और संध्या को हमारे पास ही ले आइए। मनोज अपने आंसू पोंछकर निकल जाता है, लेकिन वो संध्या के चौल नहीं बल्कि कहीं और जाता है। उधर साधना भी अपने आंसू पोंछकर घर में टंग रही मनोज की ताई की फोटो के सामने खड़ी होती है। मनोज, जब भी तुम्हारा जिक्र करता था तो तुम्हारी सिखाई बातों पर मुझे हैरानी तो होती थी कि एक औरत होकर तुम बेटी के लिए उसके मन में इतना जहर कैसे भर सकती थी। लेकिन देखो, आज आखिरकार तुम्हारे भरे जहर को संध्या के प्यार ने काट ही दिया ना। तुम हार गई ताई जी, और माँ जी के संस्कार की जीत हुई। हमेशा एक ननद की दबी सी चाह भीतर कुलबुलाती रहती थी, आज मेरी वो चाह भी पूरी हो जाएगी। बीवी के सपोर्ट से तो कोई भी हारा हुआ इंसान भी उठ खड़ा होता है। साधना चाहती तो वहाँ मनोज को संध्या से हमेशा के लिए दूर कर सकती थी, लेकिन यहाँ उसने अच्छी भाभी होने का फर्ज अदा किया था। उधर छवि अपनी माँ को चौक में ही लिटाकर होश में लाती है। संध्या के सिर पर जिम्मेदारियों का इतना भारी पहाड़ था कि वो चमक कर उठती है। नहीं नहीं, मैं तुझे दुख नहीं झेलने दूंगी मेरी बच्ची, भले ही खुद को बेच दूंगी पर तू कुंवारी नहीं रहेगी। माँ माँ माँ, संभालो खुद को। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरी शादी क्या तुमसे ऊपर है? अरे नहीं करनी ऐसी शादी जो मेरी माँ को इतना परेशान करे। मैंने लड़के वालों को फोन करके बुला लिया है और आज मैं बात करूंगी उनसे, ये लेन देन का सौदा बंद करे तो ही मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या? ये क्या किया तूने? अरे तेरी मति मारी गई है क्या छवि? अरे हम लोग छोटे लोग हैं, यहाँ हमारी कीमत तय करके ही कोई हमें अपनाता है। मेरे तो खुद के भाई ने मेरी कीमत कौड़ी के भाव तोली, तभी तो मुझे अपनाया नहीं। पर ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। और तभी छवि के ससुराल वाले आ जाते हैं, वही माँ बाप और बेटा। छवि तीनों को बैठाती है। तो पसंद कर लिया मोटरसाइकिल का मॉडल? जरा हमको भी घूंघट हटाकर उसकी सूरत दिखा दो। अरे समधन जी, जिस दिन से मोटरसाइकिल का जिक्र हुआ है, ये हमारा पगला तो खर्राटे भी मोटरसाइकिल की आवाज में मारने लगा है। कहता है बस अब सब्र नहीं हो रहा। बच्चे ऐसे ही होते हैं, भोली भाली बात करते हैं।
हमारी बेटी भी शादी का जिक्र सुनकर इमोशनल होकर आपको यहाँ बुला ली। खामखा परेशान कर दिया। आप लोग जाइए, तैयारियां शुरू करिए, सब अच्छा ही होगा। 1 मिनट माँ, इनको यहीं रहने दीजिए, मुझे इनसे बात करनी है। तो आपको मुझसे शादी करनी है कि मोटरसाइकिल से? अगर इतनी ही बेचैनी है तो किसी भी शोरूम के बाहर जाकर पहना आइए किसी भी फटफटिया को माला। तौबा तौबा, कितना बोलती है तेरी बेटी तो, कैंची की तरह कचकच। छवि चुप हो जा। नहीं माँ, मैं चुप नहीं होंगी। इनको भी तो सच पता चले कि मेरी अगर कीमत लगाई है तो इनके बेटे की क्या औकात है। हाँ तो सुनो, मेरी माँ नहीं दे सकती कोई भी फटफटिया। मेरी शादी करने के लिए भी जोड़ी हुई पाई पाई भी कम पड़ रही है, ऊपर से तुमको फटफटिया भाती है। अरे तुम तो खुद कमाते हो ना, माँ के लाडले। हाँ, तुमसे बोल रही हूँ। तो फिर मेरी माँ की मेहनत की कमाई पर क्यों सपना पूरा करना चाहते हो? ऐसी शादी तुमको ही मुबारक, समझे? छवि बस, अब एक और शब्द कहा तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। बहन जी, भाई साहब, बेटा ये आजकल की लड़कियों की पढ़ाई ही ऐसी हो गई है कि ये समाज की रीत नहीं समझ पाती है कि लेन देन से ही तो समाज चलता है। आप इसकी बातों का बुरा मत मानो, ये रिश्ता होगा। मैं ला कर दूंगी हमारे दामाद को इनकी पसंद की मोटर बाइक, बस आप लोग नाराज मत हो। संध्या ने छवि का मुंह तो बंद कर दिया था, लेकिन वो अपनी माँ को ऐसे गिड़गिड़ाता देख बहुत दुखी हो रही थी। उधर लड़के वाले खड़े होकर जाने लगते हैं और संध्या रोते हुए हाथ जोड़ने लगती है। ठीक है, ये एहसान भी किया तुम पर बात अब मोटरसाइकिल में नहीं टलेगी। अब तो हमको 4 चक्के वाली कार ही चाहिए। अब वो कैसे आएगी ये तुम जानो। कीमत तुम्हारी बेटी की होती तो टूटी साइकिल भी बड़ी बात थी, पर हमारा बेटा सोने का बिस्कुट है, वो भी खरा, तो गाड़ी तो अब देनी ही पड़ेगी। ये सुनते ही संध्या की छाती पर से तो सांप लौट गया था। उसके हाथ पांव सुन्न हो गए थे। लड़का दहलीज के बाहर जैसे ही कदम रखता है, अचानक से उसे बाहर से धक्का लगता है और वो उछलकर भीतर आकर पड़ता है। सब चौंक कर ये देखते हैं। तभी संध्या देखती है कि दरवाजे पर मनोज खड़ा था। भैया, तू कीमत लगाएगा मेरी भांजी की? तेरी खुद की क्या औकात है? लड़की की आड़ में दहेज से शौक पूरा करने वाले चूजे। तुझे चौराहे पर खड़ा करके नीलाम भी करूं ना तो उसी टूटी साइकिल की फटी सीट भी कोई नहीं देगा तेरे बदले। और तू बात करता है मेरी भांजी की? जब मेरी बहन के साथ कोई नहीं खड़ा था ना, तब अकेली छवि उसके साथ थी। ऐसी बेटी की कीमत लगाओगे तुम गिरे हुए लोग? हीरा है मेरी भांजी, हीरा। छवि जैसे ही ये सुनती है, वो रोते हुए दौड़कर अपने मामा के सीने से लगती है और मनोज उसे सहलाने लगता है। संध्या को तो इस दिन की कोई भी उम्मीद नहीं थी, तो वो बस सुन्न होकर खड़ी रह जाती है। अरे मेरी बहन को अकेला समझा है क्या? अकेली नहीं है वो, उसका भाई जिंदा है अभी। और जाओ, नहीं करनी है छवि की शादी। ये कोई उम्र है क्या इसकी शादी की? अभी तो मुझे मेरी गुड़िया को आगे बढ़ाना है, इसके साथ समय बिताना है। मामा की पुकार सुननी है तो शादी कैंसिल। निकलो सबके सब, वरना दहेज के केस में अंदर करवाऊंगा। वहां बैठकर चक्की पीसते हुए ख्वाब लेना 4 चक्के गाड़ी के। भागो यहाँ से। लड़के वाले ऐसे बेइज्जती के बाद कुछ बोलने की तो छोड़ो, वो तो अपनी बची खुची लाज बचाकर भागने लगते हैं। तभी मनोज लड़के के पिछवाड़े पर एक जोर की लात भी मारता है और छवि को भी मारने को कहता है। छवि भी एक लात मारती है उसकी और वो फिर गिर जाता है। वाह मामा, मजा आ गया। माँ देखो ना, मामा कितने कूल हैं। मगर संध्या की आंख से बस आंसू बह रहे थे। मनोज हाथ जोड़ता हुआ उसके पास जाता है और रोने लगता है। कैसा खुदगर्ज बन गया था मैं, जो अपनी बहन तक को नहीं संभाल सका। दुख मिटाना तो दूर, मैंने तो एक बार भी तुझसे तेरा दुख तक नहीं पूछा मेरी बहन। अगर दिल बड़ा कर सके तो माफ कर देना अपने इस भाई को। मैं दौलत में इतना अंधा हो गया था, जो रिश्तों को भी दौलत से ही तौलने लगा था। मगर आज तेरी दी उन राखियों के मोल के आगे तो मेरी सारी दौलत माटी बन गई है बहन। तेरा भाई तो आज कंगाल हो गया, तू तो मुझसे कहीं ज्यादा अमीर निकली। क्या इस कंगाल भाई को तुम अपनाओगी? बोलो बहन, बोलो। अपने भाई की ऐसी पुकार सुनकर संध्या भी बिलखते हुए अपने भाई से लिपट जाती है और दोनों भाई बहन के बीच की नाराजगी और अमीर गरीब का फासला वहीं खत्म हो जाता है। तुम मुझसे कभी दूर हुए ही नहीं थे भाई, रोज तुम्हारी तरक्की दुआओं में मांगती थी मैं। आज तुम भी मिल गए, अब लगता है बस सब मिल गया। और मनोज छवि और संध्या को गले लगाता है और दोनों को अपने घर ले आता है। साधना दोनों को देख बहुत खुश होती है, आरती से उनका घर में स्वागत करती है। आज से तुम दोनों यहीं रहोगी, हमारे साथ, हमारे पास हमेशा के लिए।
संध्या अपने घर में वापस आकर बहुत खुश थी। तभी मनोज और संध्या को घर के आंगन में खेलते वही बचपन वाले मनोज संध्या नजर आते हैं और दोनों खुद का बचपन याद करके खिलखिला उठते हैं। साधना पूजा की थाल लाती है और राखी का डिब्बा भी, और संध्या गुजरे हर साल की राखी मनोज की कलाई पर बांधकर भाई बहन के बीच की ये सारी दूरियां मिटा डालती है। और ऐसे अमीरी गरीबी भी दोनों भाई बहनों को एक होने से नहीं रोक पाती। दोस्तों, रिश्तों की कीमत ऊपर से तय होकर नहीं आती। ये हमारी ही बुद्धि है जो हम रिश्तों को दौलत पर तोलते हैं, जबकि जो अपना है वो चाहे फटीचर हाल में हो तब भी वो अपना ही रहेगा, और जो गैर है वो महलों में रहने पर भी आपको उसकी दहलीज तक नहीं छूने देगा। तो रिश्तों का चुनाव सोच समझ कर करें, और साथ ही इस चैनल का चुनाव तो आप आंख बंद करके करना, क्योंकि काका टीवी रखता है आपके मनोरंजन का पूरा ख्याल। तो देखते रहिए बार बार लगातार काका टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।